अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। ओवल ऑफिस शोडाउन इस वक्त पूरी दुनिया में जेर बहस है। अमरीकी और यूक्रेनी सदर की ड्रामाई मुलाकात और कशीदा तबादला ख्याल। दो सरबराहान मुमलिकत के दरमियान इस तरह की तल्ख मुलाकात दुनिया की सिफारती तारीख में इस तरह की मुलाकात की तारीख नहीं मिलती। इस तसादम के पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं और इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी। बहुत शुक्रिया के वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अमरीकी सदर का यूक्रेन के सदर को तीसरी आलमी जंग से खेलने का कहना, उनका ये बयान, क्या आप समझती हैं ये कितना दुरुस्त है, या ये बयान यूक्रेन के बहरान की संगीनी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश कर रहा? मेरा ख्याल है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तो आदत है उनको कि इस किस्म के मुबालगा अमेज बयानात देने की। मैं तो इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगी, मगर असल इशू तो ये है कि अब क्या होगा, इसलिए कि जो चीज़ ट्रंप ने बहुत ही साफ जाहिर कर दी है वो ये है कि वो यूक्रेन की जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहता है और उसको परवाह नहीं है कि यूरोपियन इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं या यूक्रेन के सदर का क्या मौक़िफ़ है। जिस तरह से उसने यूक्रेन के सदर को, ज़ेलेंस्की को ह्यूमिलिएट किया, उसकी बेइज्जती की, झाड़ा उसको, जैसे आपने फरमाया तारीख में उसका कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता इस तरह से किसी से करना, हेड ऑफ स्टेट इस तरह से रवैया रखना। तो अब इशू ये है कि आया ट्रंप जो है वो जो चाहता है कि एक डील हो जिससे कि जंग खत्म हो, तो आया वो रूस के टर्म्स पे होगी? क्या वो ये चाहता है? लगता तो यही है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि तलख कलामी हुई ज़ेलेंस्की के साथ। लेकिन अब लंदन में देखना है इतवार के दिन जो वहाँ पर एक समिट हो रही है जहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा मेरा ख्याल है यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदे मौजूद होंगे। बरतानिया ने कॉल की है, ज़ेलेंस्की वहाँ पहले से पहुँच गया है। अब देखना ये है कि वहाँ पर यूरोप जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। क्या वो यकजहती का मुजाहरा करेगा, क्या वो ऐसे टर्म सामने रखेगा और चाहेगा कि ट्रंप उस पर आमादा हो? तो ये अब सवाल सबसे बड़ा है मेरा ख्याल है, जिसका जवाब हमें कुछ घंटों बाद मिलेगा। अच्छा, अब जाहिर है कि जो ज़ेलेंस्की हैं उनको अपने मुल्क के लिए अपनी सिक्योरिटी ज़मानतें चाहिए थी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस मूड में नहीं है। तो आप नहीं समझती कि इस मामले में रूस के जो सदर हैं पुतिन, उनका जो एक थोड़ी सी उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, या फिर जो वो करना चाह रहे हैं जिस तरीके से उनकी एक एग्रेसिव पॉलिसी है यूक्रेन के हवाले से, उनको ज़्यादा वहाँ पर स्पेस मिल जाएगी? ये तो लगता तो यही है ट्रंप के रवैये से कि ट्रंप जो अमन की डील चाहता है वो रूस के टर्म्स पे होगी। उसने ज़ेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही अपने कुछ बयानात में ये तासुर दिया है कि जो इलाका रूस जिस पे कब्जा कर चुका है, रूस को वो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर अमन मुआहदा होता है। तो मगर ये तफसीलात जो हैं ये तो फिर बाद में जाहिर होंगी। अभी हमें जो नजर आ रहा है वो यही है कि यूरोप को बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ट्रंप ने यूरोप की बिल्कुल नहीं सुनी इस इशू पे कि किस किस्म का अमन का डील होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि नेटो का जो मुस्तकबिल है उसको भी उसने खतरे में डाल दिया है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि नेटो के मुमालिक बिलखुसूस जिनका बहुत ज़्यादा जिनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है, उसकी हिमायत के ऊपर है, तो क्या अब वो उनका एतमाद कमज़ोर होगा? और अगर कमज़ोर होगा तो इसके एक लॉन्ग टर्म में इस पूरे इत्तेहाद के ऊपर जो 31 ममालिक इसमें शामिल हैं उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, माजी में ट्रंप ने बहुत दफ़ा ये कहा कि नेटो का मकसद क्या है, क्या नेटो की ज़रूरत भी है या नहीं। तो अब अपनी सेकंड टर्म में तो जाहिर है इसके बारे में बहुत ही बेयकीनी पैदा हुई है और यूरोपियन ममालिक जाहिर है इस पर बहुत ही उनको तशवीश है कि ट्रंप के जो बयानात हैं उससे तो लग यही रहा है कि नेटो की वो हिमायत उस तरह से नहीं करेगा, बल्कि
नेटो का जो फ्यूचर है वो ही डाउट में पड़ गया है। ओके, और ये भी कहा है ना कि यूरोपियन ममालिक जो हैं उनको अपने डिफेंस पे ज्यादा पैसे खर्चने चाहिए, उनको अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक हकीकत है जिसको यूरोपियन मुल्कों अब मजबूर हो जाएंगे कि इसको सामने रखें और इसके बारे में कुछ करें। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो एग्रेसिव और ये जो पॉलिसी है, इसका खुद अमेरिका की कौमी सलामती को किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं? बड़ी अनसर्टेन एक ये पॉलिसी, खुद अमेरिकी कौमी सलामती जो है उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं होंगे आगे चल के? मेरा नहीं ख्याल कि सदर ट्रम्प देखता है इस तरह से जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं कि अगर वो यूक्रेन की जंग बंद कराता है या यूरोप से थोड़ी सी अलहदगी इख्तियार करता है तो उससे अमेरिका की जो है सलामती उसको खतरा पड़ जाएगा। कम से कम वो नहीं इस तरह से देखता। लेकिन ये जरूर है कि जो मौक़िफ़ उसने इख्तियार किया है उसके नताइज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। आखिर अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं यूरोप में, उनका उस पर भी एक सवालिया निशान है कि उसका क्या फ्यूचर होगा। लेकिन लगता नहीं है कि ट्रम्प ये इस तरह से देखता है कि अगर यूरोप से दूरी इख्तियार करता है अमेरिका तो उससे अमेरिका को बहुत सेटबैक मिलेगा। उसका फोकस जो है ट्रम्प का वो है चीन पे, रूस पे, भारत पे, इजराइल पे। उसका ख्याल ये है कि ये है ममालिक जिनके साथ उसको ताल्लुक जो है वो बेहतर करने हैं या उनके साथ जो तजारती ताल्लुकात हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, उसमें वो डील कर सकता है। डील मेकिंग में तो आपको पता ही है वो यकीन रखता है। बाकी लगता है कि बाकी जो दुनिया है वो उसकी नजर में कुछ भी नहीं है। और खासतौर पे यूरोप जो है वो तो उसने मेरा ख्याल है जो जिसको कहते हैं वेस्टर्न अलायंस यानी कि मगरबी अलायंस जो है उसको तो उसने बिल्कुल ही कमजोर क्या अबैंडन ही कर दिया है। नहीं तो इस आगे चल के यूरोप अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपना सकता है बिलखुसूस डिफेंस स्ट्रेटेजी के हवाले से? और अगर वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जाके निकालते हैं तो ऐसे में आप समझती हैं कि फिर असले की दौड़ भी एक शुरू हो सकती है? जाहिर है कि हर किसी को अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। देखिए, यूरोप के पास इस वक्त कोई प्लान बी नहीं है। यूरोप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हुआ है अमेरिका पे कि फौरन तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ फ्रांस के सदर ने कहा, जर्मनी के सदर ने कहा कि देखें हमारा जो डिपेंडेंस है अमेरिका पे उसको कम होना चाहिए और हमें अपनी सलामती को खुद उस पर नजर रखनी चाहिए और सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें जाना चाहिए। तो ये बयानात तो आए हैं, लेकिन क्या यूरोप के पास वो अभी कैपेसिटी वो नहीं है कि इन बयानात को ट्रांसलेट करें इनटू एक्चुअल एक्शन। उसमें टाइम लगेगा, काफी साल लग जाएंगे बल्कि। अच्छा, इस दौरान अब जाहिर है कि ये पूरा मामला सामने आ गया है तो यूक्रेन के पास अब क्या ऑप्शन आपकी नजर में है डॉक्टर मलिया? देखिए, यूक्रेन के सदर ने इस व्हाइट हाउस मीटिंग के बाद, जाहिर है उसकी इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन उसके बाद लंदन में जाके उसने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका की हिमायत हासिल हो ताकि अमन की डील ऐसी हो जिसमें कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज हो। तो वो कोशिश तो कर रहा है, जिसको कहते हैं ना डैमेज लिमिटेशन, वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को फिर भी साथ रखे ताकि कोई ऐसी अमन की डील ना हो जिसमें कि यूक्रेन जो है उसके जो मफादात हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो ना कॉम्प्रोमाइज हो। तो ये कोशिश तो जारी है। अब देखना ये है कि आया यूरोप की जो उसको हिमायत हासिल है, और वाकई हासिल तो है ज़ेलेंस्की को, क्या उससे फर्क पड़ता है ट्रम्प की नज़र में, या ट्रम्प बस अपने ही जो भी वो चाहता है वो खुद ही कराएगा और यूरोप की बिल्कुल नहीं सुनेगा। ओके, लास्ट में डॉक्टर मलिया आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे लिए इसमें क्या है, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम कोशिश है हमारी कि अमेरिका और चीन के दरमियान एक बैलेंस हो हमारे ताल्लुकात में, तो पाकिस्तान के लिए क्या है इसमें? देखिए, पाकिस्तान ट्रम्प की तरजीहात में शामिल नहीं है और मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी बात है। वो जितना दूर हम रहें इस वक्त अमेरिका से उतना ही बेहतर है। अमेरिका एक ऐसे शख्स के हाथ में है इस वक्त जिसका कोई पता नहीं है कि कल को वो क्या करेगा। इस वक्त हमारे ताल्लुकात चीन के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, पॉजिटिव ट्रैक पे हैं। हमें उसी पे तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो कुछ कोशिशें की गई हैं हुकूमत की तरफ से भी और
ऑपोजिशन की तरफ से भी कि किसी तरह से ट्रंप इंतजामिया का अटेंशन जो है वो उनकी तरफ आए। मैं समझती हूँ कि वो दोनों की कामयाब नहीं हुई, नाकाम हुई हैं ये कोशिशें। मैं तो नहीं समझती कि कोई जल्दबाजी करनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कामली देखना चाहिए, पहले वेट एंड वॉच की पॉलिसी इख्तियार करें और कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त अपना सर उठाने की खामखा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी इस अहम तरीन मामले पे अपने ख्यालात पेश कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और मौजू को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। SIFC में पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत मुल्क भर में जदीद तकाज़ों से हम आहंग कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग रोशनास कराई गई है। इसमें बड़े पैमाने पर सरमायाकार जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए मैपिंग वगैरह भी की जा चुकी है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो पानी की फराहमी का है और ज़ाहिर है कि इस बंजर ज़मीनों को सैराब करना है, जिसके लिए हुकूमत जो है वो कैनाल प्रोजेक्ट के ज़रिए दरिया सिंध के ऊपर कैनाल्स तामीर करके और इन बंजर ज़मीनों को सैराब करना चाह रही है। अब मसला सारा यहाँ पे ये है कि सिंध की चंद सियासी जमातें, बिलखुसूस जो कौम परस्त जमातें हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एतराज़ और सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये मानना है कि इस कैनाल प्रोजेक्ट के बाद सिंध में पानी जो होगा या सिंध की पानी की जो तकसीम है वो गैर मुनसिफाना होगी और सिंध के लोगों के साथ ज़्यादती होगी। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, कितने दुरुस्त है और इसका सद्देबाब क्या हो सकता है, आज इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले जानेंगे कि जनाब ये एतराज़ात किस नौइयत के हैं। तो हमें ज्वाइन किया है सदर कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने। बहुत शुक्रिया अयाज पलीजो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वक्त कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है, जारी है, इसी तरह से आगे बढ़ता है, तो आपको किस तरह के मुआशी मसाइल कह लें या फिर माहौलियाती मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, आपकी क्या स्टडी है इसके ऊपर? देखिए जनाब, ये मुल्क हम सबका है, हम एक फेडरेशन में रहते हैं और तमाम लोग स्टेक होल्डर हैं चारों सूबे। अब IMF की जो पानी के हवाले से रिपोर्ट है कि आज से 10 साल पहले तक पाकिस्तान में पर कैपिटा पानी 1500 मीटर क्यूबिक मीटर था पर कैपिटा। आज के दौर में वो 1000 मीटर क्यूबिक पर कैपिटा भी नहीं है, यानी पानी कम हो गया है। 78 से तकरीबन 90 तक कोटरी डाउन स्ट्रीम पानी 40 MAF था, अब वो 18 MAF के करीब है, 22 MAF कम हो चुका है, यानी पानी जा रहा है। और ऊपर से आपका जो 1991 का अकॉर्ड है उसमें 117 MAF की अलोकेशन थी, मगर सिस्टम में 90 और 100 के दरमियान MAF पानी है। ईस्टर्न रिवर्स 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी में हमने इंडिया को बेच दी रावी, सतलज और ब्यास का पानी। वेस्टर्न रिवर्स का पानी 117 MAF है नहीं। सिंध में गुड्डू और सखर और कोटरी बैराज के लिए पूरा पानी मौजूद नहीं है। कोटरी बैराज से नीचे रेत उड़ रही है। IMF और IUCN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि समंदर को रोकने के लिए 20 MAF पानी छोड़ना चाहिए। हमने 1991 के अकॉर्ड में 5.8 MAF रखा, वो भी नहीं जा रहा। समंदर कराची, सजावल, बदीन, ठट्टा को निगल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। आप जो 6 कैनाल बनाने की बात कर रहे हैं, ये 6 कैनाल शायद लोग ये समझेंगे कि सिंध वाले अपोज करते हैं 6 कैनाल पंजाब में, ऐसा नहीं है। ये जो 6 कैनाल हैं, इनमें जो ग्रेटर थल कैनाल है, चश्मा कैनाल है, तौसा कैनाल है, ये पंजाब के लिए हैं। इनमें से चश्मा पार्टली पंजाब, पार्टली KPK के लिए है। कच्छी कैनाल बलूचिस्तान के लिए है। 2 कैनाल सिंध के हैं, रैणी कैनाल और थर कैनाल। तो सिंध के लोग सिर्फ पंजाब नहीं, सिंध वाले कैनालों पे भी एतराज है कि सिस्टम में पानी है नहीं 1991 के अकॉर्ड में। तो पाकिस्तान की रिवर्स में पानी न होने के बाद जब आप पानी के लिए मजीद कैनाल निकालेंगे। पलीजो साहब, आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो 1991 की रिपोर्ट का, उस अकॉर्ड का दे रहे हैं। 35 साल गुजर गए, आप खुद भी इंजीनियर हैं, आप ये बताइए कि ये इस हवाले से कोई लेटेस्ट स्टडी वगैरह आप लोगों ने की है, कुछ असेसमेंट है, या पुरानी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है ये पूरा आपका एतराज जो है वो फोकस है, बेस कर रहा है? बड़ी दिलचस्प बात की आपने। हम ये शायद ये समझ रहे हैं कि
कुछ चीजें होती है ना पुराने दौर में होती हैं, पर नए सिक्के आते हैं, नई इजाजत आती है। पानी तो सिस्टम का कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। सारी दुनिया में पानी का क्राइसिस है। तो 1991 में जो पानी था, अब पानी उससे कम है। मैंने आपको बताया कि 40 मिलियन एकड़ फीट उस वक्त था MF, और अब 12 से 18 के दरमियान है। तो पानी तो कम हो गया है, एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, एक फेडरेशन है ना, उसमें ये जो अभी आपने इंट्रो दिया कि ग्रीन पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमीनों को आबाद करना है, ये दुनिया में कहीं आपने सुना है कि जो सरसब्ज जमीनें हैं उनको प्लाटिंग स्कीम के हवाले किया जाए और जो बंजर जमीनें हैं उनको आबाद किया जाए? सरसब्ज जमीनों का तहफ्फुज किया जाता है। सिंध की जो बेल्ट है, एग्रीकल्चरल बेल्ट है, उसको हम दाव पे लगाकर चोलिस्तान के 6 लाख एकड़ आबाद करेंगे। सिंध भूखा मरेगा, सिंध तड़पेगा, और चोलिस्तान आबाद करेंगे। ये फेडरेशन चलाने वाली बात है? नहीं, लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट तो वो तो अंडरटेकिंग दे रही है, वो तो यकीन दहानी करा रही है कि सिंध के कोई हक तलफी नहीं होगी इस प्रोजेक्ट से। अंडरटेकिंग फेडरल गवर्नमेंट की कौन सी चली है? फेडरल गवर्नमेंट ने ज़िया के दौर से अंडरटेकिंग दी ना, पाकिस्तान में मंशियात नहीं होगी और पाकिस्तान में धमाके नहीं होंगे। धमाके तो हो रहे हैं ना, कौन सी अंडरटेकिंग चली है? फेडरल गवर्नमेंट ने तो कहा था करप्शन नहीं होगी। आपको पता है करप्शन के क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था आदमशुमारी सही होगी, पीपुल्स पार्टी ने कहा था आदमशुमारी सही होगी, फिर आदमशुमारी सही हुई। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा करप्शन नहीं होगी, हुई। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि तालीम के मौके होंगे, हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि इंट्रूजन नहीं होगा, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? दहशतगर्दी हो रही नहीं, कल भी इस मामले के हवाले से कोई अंडरटेकिंग नहीं है। जब इस मामले को पर्टिनेंट अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई टेक नहीं है। मैं आपको बताऊं ना, देखें, पहले तो सिंध के लोगों ने 1991 के अकार्ड को कबूल नहीं किया था। उस वक्त जाम सादिक अली का दौर था। फिर मजबूरन जब उस 1991 के अकार्ड पे अमल का वक्त आया तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट उससे भी पीछे हट गई। अब जो इरसा है, इरसा में आपको इल्म है ना, 4 नुमाइंदे एक सूबे के हैं, 5वां जो KPK से है वो भी उनका नुमाइंदा है। 8 नुमाइंदों में से बाकी सूबों के 3 नुमाइंदे हैं। वापडा की सारी क़यादत पंजाब के पास है। CCI में पीपुल्स पार्टी खुद जाके आदमशुमारी को मांग के आई और फिर आदमशुमारी कहा कि बहुत जबरदस्त होगी और फिर आखिर में कहा कि हमारी सीटें कम हो गई। पीपुल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट एक ही चीज है। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुआवनत से, एक दूसरे की मर्जी से नहीं, लेकिन पीपुल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल भी है, लेकिन अब वो दूर है इस पूरे प्रोजेक्ट से। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों मुखालिफ है इस वक्त? क्योंकि बयान तो अब वहां से भी आ रहे हैं ना। पीपुल्स पार्टी बड़ी दाना पार्टी है, समझदार है, फाइनेंशियल मामलात में बहुत ही ज़हीन पार्टी है। वो समझती है कि हमें जब कुछ लेना होता है तो निचली सतह के लोगों को कहा जाता है कि आप ढोल बजाएं और मुखालफत करें, ऊपर स्ट्रेटेजिक फैसले कर दिए जाते हैं। आपको याद था कि जब भुट्टो साहब को फांसी का फैसला हुआ था तो पीपुल्स पार्टी और सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग जब कुछ तहरीक चलाना चाह रहे थे तो पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने कहा था भुट्टो फांसी नहीं चढ़ेगा, भुट्टो फांसी नहीं चढ़ेगा। फिर जब चढ़ गया और भुट्टो साहब को लटका दिया गया तो फिर उन्होंने कहा जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। यानी उलट मामला है। अब ये जो कैनाल नहीं बनेंगे, ये वही मामला है, भुट्टो फांसी नहीं चढ़ेगा। जब ये इन्होंने कहना शुरू किया तो सिंध के लोगों को खदशा मजीद बढ़ गया है कि अब जब ये कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं ना कि करप्शन भी नहीं होगी। तो पीपुल्स पार्टी ने गिव एंड टेक किया हुआ है कि हमें आइंदा फेडरल गवर्नमेंट दें, उसके एवज आप सिंध के जो भी वसाइल लेना चाहें, कुछ भी लेना चाहें, तबाह बर्बाद कर आईनी तौर पे भी तो कोई रास्ता होगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का था। बहरहाल किस तरीके से आपके तहफ्फुज़ात को दूर किया जा सकता है, या फिर ये कि आप इसको चलने ही नहीं देंगे? देखें, सिंध के लोगों का एक बड़ा सिंपल सा एक लाइन का जुमला है, वो है कि भाई नो फर्दर कट ऑन इंडस। देखें, अगर सिस्टम में पानी आपके पास, आप समझाए ना, आप IMF से बजट ले रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं। अभी आपको है कि आप IMF से बजट लेके पर आप कहेंगे मैं बांग्लादेश और ईरान और अफगानिस्तान को इमदाद देंगे? आप तो खुद मांग रहे हैं ना। तो जब हम सिस्टम में पानी नहीं है, मांग रहे हैं, तो मस्जिद कैनाल बना रहे हैं। आपको और हमें ये समझ आ रही है, इनको समझ नहीं आ रही कि जब पानी है ही नहीं, आपके फ्लैटों की बिल्डिंग के ऊपर टैंक बना हुआ है, उसमें फ्लैटों के लिए पानी नहीं है, उससे लाइन निकाल के बराबर वाले फ्लैटों की स्कीम को आप पानी दे रहे हैं। यानी कोई तुक बनती है ना, तुक है कि सिस्टम में पानी नहीं है, कोटरी सूखा हुआ है, सिंध में कहत की सूरत हाल है। उस सूरत हाल में आप मजीद कैनाल बना रहे हैं और सिंध को इजाजत दे रहे हैं कि निगल ले समंदर। पर्पस क्या है इसका? मुझे समझ नहीं आ रहा। आई कांट इवन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एयाज लतीफ पलीजो, जो कि सदर हैं कौमी अवामी तहरीक के, और मामले पर अपने तासुरात जो है वो पेश कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं उनके। लेकिन दूसरी जानिब इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या हुकूमत इस वक्त सोच रही है, किस तरीके से इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नासिर अली बुखारी साहब, नासिर अली शाह बुखारी, जो कि चेयरमैन हैं के ASB ग्रुप के, और काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है उनका इस कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के हवाले से, उनसे मैं बात करूँगा।
वेलकम बैक जी। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत इस वक्त जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग, इसका स्टेटस क्या है? गुज़िश्ता करीबन कोई साल भर से कुछ थोड़ा वक्त ज़्यादा हुआ जब ये पूरा इनिशिएटिव का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था। तो नेचुरली उसको स्ट्रक्चर करने में, प्लान करने में और सूबों को ऑन बोर्ड लेने में जो वक्त लगता है, वो उसके तहत तहत पूरे प्रोसेसेस और एग्रीमेंट्स वगैरह जो हैं सूबों के साथ तय हुए थे। क्योंकि जो ज़मीन है उसकी मलकियत सूबों की है और वो सूबों ही की रहेगी। जो इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक उनको लीज के ऊपर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के जो इदारे हैं जो उसमें शामिल होना चाहते हैं, उनको जो वन विंडो ऑपरेशन है वो जीपीआई ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत प्रोवाइड किया गया है। लेकिन क्योंकि सिर्फ ज़मीन का मुहैया कर देना जो है वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड नेटवर्क चाहिए, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की हसूल के लिए और जो बेशुमार दूसरी सहूलियात है वो चाहिए, जो बीच की सहूलियात है वो चाहिए, पॉलिसी चाहिए। और उसके अलावा जो है जो एक मार्केट प्लेस जो है प्रोवाइड करने के लिए एक कंसेप्ट है जो कि एग्री मॉल्स का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि पहली दफ़ा जो हमारा फार्मर है उसको, जो चाहे वो कॉर्पोरेट का हो चाहे वो आम दूसरा फार्मर हो, उसको ये दस्तयाब हो सके कि उसके ऑलमोस्ट जो मुतय्यना उसकी कीमत है, जैसे आपको पता है कि 4600 रुपये की यूरिया मिल रही है जबकि उसकी ऑफिशियल कीमत जो है वो 3500 रुपये है। सही। तो वो उस कीमत के ऊपर जो उसकी असल कीमत फैक्ट्री की तरफ से मुतय्यन की गई है, उस पर उनको वो चीज़ें हासिल हो सकें, बीज हासिल हो सके, इक्विपमेंट और इम्प्लीमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो हमने सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन का नाम कर दिया है, लेकिन उसके साथ बेशुमार इम्प्लीमेंट्स हैं जिससे आपके पास जी। बुखारी साहब, जाहिर है कि लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं आपने उसके लिए जो है फराहम करनी है, लेकिन सरेदस्त इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी का है। जो 6 कैनाल्स की बात की जा रही है और फिर सिंध की कुछ जो तरक्की पसंद जमातें हैं, पार्टियां हैं, उनके इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। तो इस बारे में अड़ी है क्योंकि हुकूमत जो है वो कहती है जनाब सिंध का पानी जो है वो उसकी हक तलफी नहीं की जाएगी, लेकिन उनके एतराज़ात अपनी जगह मौजूद हैं, बहुत एग्रेसिव वोट में। तो इसके ऊपर क्या असल सूरत हाल क्या है पानी की अवेलेबिलिटी की? जी, पानी का जो है मसला वो आपको पता है कि वहाँ पर जो इस वक्त अंडरग्राउंड में पानी जो है वो मीठा कुछ इलाकों में अवेलेबल है, और जितनी वहाँ पर इस वक्त हमारे यहाँ लाइव स्टॉक की आबादी है वो उन जोड़ों से पानी इस्तेमाल करती है जो वहाँ पर बरसात का पानी स्टोर किया जाता है। और ये भी शायद आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक फराहम करने वाला इलाका है वो चोलिस्तान है। और लेकिन ये है कि वहाँ पर जो उसकी ग्रीनरी है वो सब जब बरसात होती है तो फिर वो देखने के लायक होती है कि उसकी ज़मीन जो है वो कितनी तेज़ी से ग्रीन हो जाती है। तो इस वक्त भी जो लोग जिन्होंने फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो वो भी अंडरग्राउंड वाटर जो है उसे निकालते हैं, स्टोर करते हैं, और उसके बाद जो है ये सोलर के जरिए पंप लगा के निकाला जाता है, लेकिन स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद फिर वो जो है पिवट्स के ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, जो स्प्रे करता है। एक सिस्टम है जिससे कि आपका अगर पानी जो है वो उसका इस्तेमाल फ्लड इरिगेशन के मुकाबले में सिर्फ 20% उस पानी का इस्तेमाल है और फसल जो है वो उससे ज़्यादा हो जाती है। तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की गई है, या कुछ जगहों पर जो है वो ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल किया गया है, जिससे भी यही तकरीबन 25% जो है आम पानी का इस्तेमाल जो है वो इरिगेशन अगर आप ड्रिप से करते हैं तो वो सिर्फ 25%। तो सर हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो 6 नहरों की बात की जा रही है, ये जो आपके कैनाल प्रोजेक्ट है, इसका मेन पर्पस क्या होगा? जी, आगे मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए कि जो आगे की ज्योग्राफी से अगर वाकफियत ले ली जाए तो ये हेड सुलेमान की जो है वो नवाब ऑफ भावलपुर और अंग्रेज़ों के एक मुआहदे के तहत जो है वो कायम किया गया था सतलुज रिवर पे, और उसका जो पानी है वो भावलपुर की तरफ मोड़ा गया था, जिसके बाद के भावलपुर में भी एक गोया हरियाली का दौरा शुरू हुआ।
1962 में जो हमारा सिंध ताश का मुआहदा था, उसके तहत जो हमारा जो सतलुज पे हमारा जो राइट था वो खत्म हो गया था, लेकिन जो हेड सुलेमान की है वो पाकिस्तान की तरफ आया था। हाँ। तो ये जो सैलाब का पानी आता है आपके पास, और वो बहुत बड़ी तादाद में आता है, जब भी वो सैलाब का पानी आता है तो वो उस हेड सुलेमानगी के ऊपर जो है स्टोर किया जाता है, या और जब अगर सैलाब बढ़ता है तो वो उसको खोल दिया जाता है, जिससे फिर बाद में सैलाबी कैफियत पैदा हो जाती है कई इलाकों में। ये जो कनाल्स का मेन ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट है, ये वो उस पानी को डायरेक्शन देना है कि वो बजाय इसके कि इधर उधर फैले, उसको जो है एक डायरेक्शन के जरिए उस इलाके में, चौलिस्तान के जहाँ पर कि ये फार्मिंग की जा रही है, वहाँ उस पानी को लेके आया जाए। ये कोई परमानेंट नहरें नहीं है जो कि आम लोग ख्याल कर सकते हैं कि जी अच्छा ये पूरे पंजाब से जो है पानी यहाँ मुंतकिल होगा। जो सिंध रिवर है जिसके ऊपर के मुआहदा है तमाम सूबों में, और वो के 42% जो है पानी वो पंजाब को मिलना चाहिए, उससे अगर एक कतरा भी उसको पानी जो है कोई ज्यादा मिलेगा तो लोगों को एतराज जरूर करना चाहिए। अच्छा, उनका हक बनता है। अब ये बताइए कि ये इंतहाई अहम चीज थी, इस पे बात ये की जा रही है कि स्टेक होल्डर्स जो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और सूबों के दरमियान तनाज़े का मामला है, तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल, बेहतर नहीं होता कि ये वहां पे जाता है, स्टेक होल्डर्स वहां पर इसके ऊपर बात करते, तय करते? ये सवाल आपने गलत आदमी से कर दिया है, क्योंकि मेरा मुतल्लिका जो है शोबा, वो आपको उसकी टेक्निकल मामलात से और हकीकत से जो वहाँ सूरत हाल है उससे बताना है। ठीक, चले मैं फिर ये मैं इसको रिफ्रेज यूं करूं कि आप ये समझते हैं कि टेक्निकली जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के कि सिंध में इन कैनाल्स के बनने के बाद सिंध के पानी के साथ ज्यादती होगी, हक तलफी होगी, आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकली ऐसा नहीं हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 42% जो पंजाब का पानी का हिस्सा है, अगर उससे कतरा भी अगर ज़ाया जाता है तो मैं खुद भी उसका मुखालिफ हूँ और कहूँगा कि ये कतरा भी क्यों ज़्यादा पंजाब के हिस्से से जो है उसको मिले। तो हमें जो जिस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है, वो जो हमारे पास असरा का एक नेटवर्क मौजूद है, वहाँ हमारे पास पूरा एक सिस्टम मौजूद है, वहाँ तमाम सूबों की मौजूदगी मौजूद है, उसको इंश्योर करें कि भाई ये 42% से ज़्यादा जो है सिंध को पानी ना मैसर हो। तो ये कता ताल्लुक इससे कि किसने कितनी नहरें बना ली, ये एक अलग सूरत हाल है। असल नुक्ता जो है उसके ऊपर लोग अगर मुत्तफिक हो जाएं कि जी हमने एक मुआहदा तय किया हुआ है, उसके तहत सिंध का हिस्सा जो है वो इतना होगा, उससे कम सिंध को मिलना नहीं चाहिए, बलूचिस्तान को इतना मिलेगा, केपीके को इतना मिलेगा, उससे कम उनको मिलना नहीं चाहिए। तो उस मुआहदे को जो है अगर इंश्योर किया जाता है और उसके बाद कोई और नहरें उसके बाद कायम करता है सिंध के अंदर, मसलन मैं आपसे बताऊं कि अब थर की नहर जो है वो बनाने की बात हो रही है, जो थर के 5 लाख एकड़ को सैराब करेगी। तो क्या थर जो है वो सारे वक्त जो है सदियों तक ऐसा ही सैराब और बयाबान रहेगा? क्यों नहीं सिंध भी जो है उसको उस तरह से, क्योंकि वो प्लान है थर कनाल का, जैसे ये इसकी कनाल का मसला है, तो अब वो सिंध अपने पानी से ही उसको थर कनाल को सैराब करेगा, या जो उसको एडिशनल पानी जो अब नए जो आपके पास ऊपर जो है वो बंद बांधे जा रहे हैं, जो 2027 में और 28 में 2 बड़े डैम्स जो है वो ऑपरेशनल होंगे, परसेंटेज तो वही होगी ना जो कि तय हुई है, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस जो पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी 2 डैम्स की, उन 2 डैम्स की बहाली बढ़ने से आपको उस पानी को इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। और ख़ासतौर पे ये भी आप ज़रूर देखिए कि हमारे पास बरसातें जब भी आती हैं, इस दफ़ा तो बस कुछ थोड़ी खुशहाली का इब्तिदा हुआ था साल में, अब अल्लाह ने जाके कुछ थोड़ी सी बब्र रहमत बरसाती है, तो और टाइमिंग जो है बहुत अच्छा है कि फसलें जो हैं उससे काफ़ी बेहतरी की तरफ चली गई हैं। दूसरा जो गलियात में और ऊपर पहाड़ों में जो है काफ़ी कुछ बर्फ़ भी हुई है, तो इतनी शदीद खुशहाली नहीं होगी, लेकिन उसका असर तो खुशहाली का ऑलरेडी जो है वो क्रॉप्स के ऊपर आना शुरू हो गया है। लेकिन जो मैंने अर्ज की ना कि 2 डैम्स जिनको हमें एसरटेन करना चाहिए कि उन 2 डैम्स का पानी, जो वो भाषा डैम और वो एक धासू डैम का पानी जो है वो भी तो सिस्टम में दाखिल होने जा रहा है ना। ठीक, तो जब वो सिस्टम में दाखिल होने जा रहा है तो उस परसेंटेज के हिसाब से जो आपने परसेंटेज तय की हुई है सूबों की, उसके हिसाब से अगर वो टेक्निकल तमाम जितनी उसके अंदर सेफ गार्ड्स हैं उनको कायम करके अगर कोई पानी का इस्तेमाल कोई भी सूबा करता है, चाहे केपीके करे, चाहे बलूचिस्तान करे, चाहे सिंध करे, चाहे पंजाब करे,
तो उस पर तो फिर किसी और को एतराज नहीं करना पड़े चाहिए ना। यानी सर आपने बात जो है सिर्फ पानी को इतनी इस्तेमाल है, बात सिर्फ इतनी है कि तरक्याती तरजीहात होनी चाहिए, लेकिन वो सियासी तरजीहात की नज़र हमारे यहाँ मंसूबे हो जाते हैं। और हम डैम्स की बात करते हैं, हमने बड़ी सियासत कर ली डैम्स के ऊपर, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हमारे पड़ोसी मुल्क ने उसी पानी के ऊपर कितने डैम्स बना के एक प्रोग्रेसिव जो है वो सिमत ली है। हमें भी इसके ऊपर काम करना होगा, इसके ऊपर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नासिर अली शाह बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।